गुड इवनिंग आप लोगों को, वॉइस मिल रहा है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिएगा, आप लोगों को पिछले क्लास में प्रेसिडेंट बताया था, यानी राष्ट्रपति के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में। जो हमारे देश में क्या होता है, जहाँ पे सर्वोच्च संस्था है, जहाँ से कानून बनाया जाता है, लॉ का मेकिंग कहा जाता है, उसे क्या होता है, संसद कहा जाता है या पार्लियामेंट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है? एक ऐसा संस्था है जहां से क्या बनता है, कानून बनता है। देश के लिए जो कानून बनाया जाता है, वो कानून कहाँ से बनता है? संसद। देखिएगा, हमारे देश में जितने भी लगभग कानून होते हैं, वो सब कानून कहाँ बनते हैं? देखिएगा, संसद, तो ये हमारा जो पार्लियामेंट है, इसके 3 भाग है। इसे कितने भाग है? 3 भाग है। एक है हमारे राष्ट्रपति, इसके पार्ट होता है। एक होता है हमारे राज्यसभा होते हैं, जिसको राज्यसभा कहते हैं। और तीसरा होता है लोकसभा। लोकसभा प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? पार्लियामेंट यानी हमारा संसद बनता है। तो संसद के कितने, अगर आपसे पूछे तो संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। तो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है, 3 पार्ट है। यानी अगर पार्ट पूछेगा तो पार्ट कितने हैं? संसद के पार्ट कितने हैं? पार्ट है आपके 3 पार्ट है। कौन कौन से हैं? प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है और लोकसभा। देखिए, जो संसद है, इसका जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 79 में, क्या है, इसके संसद के बारे में बात है कि हमारे देश में एक संसद होगा जिनके 3 भाग होंगे। कौन कौन से होंगे? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 भाग होता है। तो संसद का उल्लेख क्या है? आपके 79 में इसका उल्लेख किया गया है। ये जो राज्यसभा है, इसका उल्लेख क्या है? आर्टिकल 80 में किया गया है। आर्टिकल 80 में क्या है? आपके राज्यसभा के बारे में बताया गया। और लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है, ये आर्टिकल 81 क्या है? ये क्या है? आपके लोकसभा के बारे में बताया गया, ठीक है। तो हमारे देश में क्या है? संसद है, और संसद क्या है? उसके 3 भाग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा।
संसद का उल्लेख कहाँ पे है? आर्टिकल 79 में है। और उसके बाद राज्यसभा का है 80 में है, और लोकसभा का जो मेंशन किया गया आर्टिकल 81 में इसका मेंशन किया गया। आपको मालूम है कि हमारे देश में जो भी शासन व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन के लोग क्या है, हमारे देश पर लगभग 200 साल तक कब्जा करके रखे थे। तो हम हमारे यहाँ पर अधिकांश जो शासन व्यवस्था का जो मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और ये जो मॉडल है ना, ये ब्रिटेन का मॉडल है। इसको क्या कहते हैं? इसको संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम कहा जाता है। इसे क्या कहता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम कहा जाता है, या इसे कह सकते हैं वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। यानी सरकार का जो स्वरूप है वो कैसा है? वेस्ट मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम इसको कहा जाता है। और ये किस्सा कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया, तो इसको याद रखिए कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया। और हमारा जो संसद जो वास्तव में जो अस्तित्व में आया है, ये अस्तित्व में आया था 1951-52 में आया था, पहले बार जो चुनाव हुआ था उसके बाद क्या था? संसद का निर्माण। देखिए एक बात समझिएगा, 1950 से पहले जो हमारे देश में जो शासन चल रहा था ना, वो संविधान सभा के माध्यम से चल रहा था। एक बार क्लियर कर देता हूँ, जब हमारे देश में संविधान सभा बना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दो कार्य थे उस समय। एक काम था क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना, और दूसरा काम था कि उस समय के जो गवर्नमेंट है उसको रूलिंग करना। दो काम समझ लीजिएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब 1950 में, जब 26 जनवरी को जब हमारे देश में राष्ट्रपति गणराज्य हो गए, राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, तो उसके बाद क्या होता है? ये जो संविधान सभा है इसको भंग कर दिया गया था। और संविधान सभा भंग करने के बाद 1951 में भारत का पहला इलेक्शन हुआ था। समझिएगा, 91 और 91 90 कह रहा हूँ, 51 1951 और 52 के बीच में क्या था? भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एलटी के पेपर में, आप लोग देख लीजिएगा। समझिए, तो इसमें पहला चुनाव हुआ, और जब पहला चुनाव हुआ ना, उसके बाद हमारे लोकसभा और राज्यसभा में नए मेंबर चुन के आए। तो नए मेंबर कब चुन के आए? 1951 में जब पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उस समय राज्यसभा का भी इलेक्शन हुआ। और उसी के माध्यम से क्या है, पहली बार हमारे देश में संसद का क्या होता है, वो जो आज वास्तविक संसद जो हम लोग दिखाई दे रहा है, इसका गठन कब हुआ? 1951-52 में उसमें हुआ। ठीक है। तो पहला चुनाव कब हुआ था? ये चुनाव भी आप लोग याद रखिएगा कि हमारे देश में पहला आम चुनाव कैसे। देखिए राष्ट्रपति आपको बता दिया कल। अब हम लोग देखेंगे इनके एक एक अंक करके देखेंगे। पहला देखेंगे राज्यसभा के बारे में, फिर देखेंगे हम लोकसभा के बारे में। एक बात ध्यान रखिए, जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको समझिए। देखिए राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, ये क्या है? डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इसका चुनाव क्या होता है? डायरेक्ट जो जनता होते हैं, जनता द्वारा इसका चुनाव नहीं करते हैं। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में क्या है? तीन क्या है? राज्यसभा के सीट है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उसमें 31 राज्यसभा की सीट है। अब ये तीन, जब उत्तराखंड में तीन सीटें हैं, तो देखिए इनमें चुनाव जो होता है ना, इसमें क्या होता है? हमारे उत्तराखंड में जो विधानसभा है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव कहते हैं। तो विधानसभा में क्या है? कितने सदस्य है? 70 सदस्य। ये 70 सदस्य मिलकर क्या होता है? इन तीनों को चुनते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या आम जनता द्वारा क्या होता है? बाई इलेक्शन के माध्यम से नहीं होते, बल्कि जो हमारे एमएलए होते हैं, उसको हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। उनके द्वारा क्या होता है? राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसका चयन किया जाता है। और दूसरी बात क्या होता है? ये डायरेक्ट इलेक्टेड होके नहीं आते हैं। तो ऐसे में होता है कि जो क्या होता है, इलेक्शन में जो बड़े अच्छे जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कोई विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो चुनके जब नहीं आते, तो ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में लाया जाता है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, पहले से भी आज भी क्या होता है, जो ज्यादा विद्वान होता है वो चुनाव में जीत नहीं पाते। आप लोग जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के कभी चुनाव जीत नहीं पाए। और जो जितना ज्यादा बाहुबली और इस तरह के लोग होते हैं वो चुनाव आसानी से जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मुद्दा क्या है, भारत जब आजाद हुआ था तभी से शुरू हुआ। अब उत्तराखंड में भी देखिए बहुत सारे ऐसे विधायक टूट के आते हैं जिन पे कितने बड़े बड़े केसेस होते हैं।
और लेकिन क्या होता है उसमें एक बिना केस वाला व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए, अच्छा सभी वाला, उनको लोग वोट नहीं देंगे, तो वो जाति धर्म के आधार पर हो और भी बहुत सारे मैटर हो सकता है, इसी कारण से इनको नहीं देते हैं। तो इसको भरपूर करने के लिए क्या है, राज्यसभा बनाया जाता है कि यहाँ पे जो लोग चुनाव के माध्यम से संसद में नहीं पहुंच पाए, उनको क्या होता है विधानसभा के माध्यम से क्या होता है उनको चुनकर संसद में बैठेंगे, जिससे क्या होता है किसी भी जो विधेयक होता है, बिल होता है, उस पर गहराई से क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। क्योंकि जब संसद में अगर किसी बिल पर गहराई से डिस्कशन नहीं होगा, तो क्या होगा, उसकी अच्छाई और बुराई क्या होगा, जनता के समझ में नहीं आ पाता है। नहीं तो सत्ता पक्ष जो चाहेंगे वही बिल आ जाएंगे और उनकी अपने मनमानी करने लगेंगे। तो देखिए केवल देखिए लोकसभा में या हमारे संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि केवल सत्ता पक्ष ही नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पे एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए होता है। बिना विपक्ष के क्या होता है, संसदीय व्यवस्था नहीं चल सकता है। क्योंकि जब कोई बिल होगा उसको विपक्ष पार्टी कोई नए तरीके से उनके चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, तो सरकार के जो गलत इरादे हो सकते हैं या सरकार जिन चीजों पर अपने ध्यान अभी तक नहीं गया होगा, उन चीजों को क्या होगा, तो इसलिए देखिएगा हमें ऐसा कहते हैं कि कोई भी काम करे तो अपने पास एक निंदक रखना चाहिए। निंदक का मतलब ऐसा होना कि आपकी जो कमियां हैं शरीर में या आपके मन में या अपने दिमाग में, उन कमियों को आपको बताए और आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें देखिएगा विपक्ष क्या होता है, सरकार के जो काम होते हैं उनकी कमियां ढूंढते हैं। इसलिए क्या होता है सत्ता पक्ष में यानी राजनीति में संसदीय व्यवस्था में विपक्ष होना बहुत जरूरी है। विपक्ष होना और विपक्ष होने के मतलब मजबूत विपक्ष भी बहुत जरूरी है। तो इसको क्या होता है, अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या होता है, अपर हाउस कहा जाता है। और एक बात समझ लीजिएगा, ये जो उच्च सदन है ना, ये कभी भंग नहीं होता, डिजोल्व इसको नहीं किया जाता है, ये कभी भंग नहीं होता। जैसे लोकसभा आप लोग जानते हैं हर 5 साल बाद क्या तो उसका डिजोल्व हो जाता है, नहीं भंग हो जाता है। लेकिन क्या होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगा। जब तक भारत में संसदीय व्यवस्था है तब तक राज्यसभा को हमारे संविधान के अनुसार उसको डिजोल्व नहीं किया जाता। लेकिन क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, उनके जो सदस्य होते हैं ना, उनको क्या होता है, उनके 1/3 जो सदस्य होते हैं उनको हर 2 साल बाद क्या होता है वो चेंज हो जाते हैं। उनके 1/3 जो मेंबर होते हैं, 1/3 मेंबर क्या होता है, एवरी 2 ईयर यानी प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है ये चेंज हो जाता है। मतलब इसकी जगह पे नए सदस्य आते हैं। इसलिए क्या होता है, ये क्या उच्च सदन है, अपर हाउस है, और इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको रहेगा। और ये क्या है, एक स्थायी सदन भी यानी परमानेंट जो हाउस है इसको कहा जाता है। ये कैसा है, परमानेंट हाउस इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनके सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होगी। ध्यान दीजिएगा, योग्यता और इनमें कितने सदस्य होनी चाहिए, इसके उल्लेख कहाँ किया गया है। देखिएगा हमारे जो शेड्यूल 5 है उसमें क्या होता है, राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई। और हमारे देश में जो संविधान है उसके अनुसार जो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितनी होनी चाहिए, 250 यानी 250 मेंबर। अभी तक की बात बोल रहा हूँ, अभी तक जो हमारे यहाँ पे शासन व्यवस्था है उसमें क्या है, अधिकतम मेंबर कितनी होनी चाहिए राज्यसभा में, 250 मेंबर होनी चाहिए। उनमें से जो स्टेट होगा उस स्टेट में 238 238 जो मेंबर होगा वो हमारे स्टेट से होंगे। और स्टेट एंड जो यूटी होते हैं, यूटी मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, इनसे चुन के आएंगे। और जो 12 सदस्य जो रह जाते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। आपको पता मालूम होगा कि राष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा के जो 12 मेंबर होते हैं, 12 मेंबर को जो कला, साहित्य, समाज सेवा, राजनीति, विज्ञान, खेल में अच्छा काम किया हो, फिल्म जगत में जो अच्छा काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या है, राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुन सकते हैं। वो 12 सदस्य होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, 12 सदस्य। टोटल मिला के कितना, 250 होंगे। यूटी और स्टेट से कितने होंगे, 238 होंगे। और 12 सदस्य क्या होगा आपके। लेकिन वर्तमान में चुनाव कितने में हो रहा है, वर्तमान में चुनाव आपका 245 में हो रहा है, इसको ध्यान रखिए। 245 में क्या है, वर्तमान में क्या होता है, इलेक्शन हो रहा है। तो 250 में अभी तक क्या है, इलेक्शन इसमें नहीं हुआ। और ये कब तक ये व्यवस्था रहेगा, 2026 तक ये व्यवस्था रहेगा। ध्यानिएगा 2026 तक ये व्यवस्था रहेगा। उसके बाद क्या होता है, हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, फिर इनकी सीटों को बढ़ाई जाएगी।
आप लोगों ने अगर न्यूज में सुना होगा, देखिए अभी हमारे जो संसद है ना, उसका नया संसद भवन बनाया गया है। तो नए संसद भवन में क्या होगा, सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, मतलब उनकी बैठने की संख्या बढ़ाई गई है। इसका मतलब ये है कि 2026 में क्या होगा कि सीटों की संख्या और बढ़ जाए, यानी जो 250 है उसकी जगह पे क्या होता है, ये 300 कर दे, 450 कर दे, जो भी कर सकते हैं ये करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये 2026 में अभी नए जनगणना होने की बात है। तो नए 26 में जो जनगणना होगी उसके आधार पर क्या होगा कि महिलाओं को भी आरक्षण देने की बात की गई। आप लोग जानते हैं 106 संविधान संशोधन के माध्यम से क्या है, महिलाओं को क्या दिया गया, आरक्षण दी गई, वन थर्ड दी गई है। तो ये जो जितनी सीटें बढ़ाई जाएगी, ये लग रहा है कि जो महिलाओं को जो वन थर्ड दी जाएगी उतनी सीटें बढ़ाई जाएगी, जहां तक अनुमान है। तो समझ ले कि बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि कंपलसरी नहीं कि बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाने की संभावना है। ठीक है, ध्यान देगा। तो ये 2026 तक इतना ही रहेगा। 2026 के बाद क्या होगा कि राज्यसभा की सीटों को बढ़ाया जा सकता है। तो कितने बढ़ाएगा वो उस समय के संसद के ऊपर निर्भर करेगा कि सरकार कितना बढ़ाना चाहती है, कितना नहीं बढ़ाना चाहती है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। अभी महिला आरक्षण पर विधेयक लाया गया था, आप लोग जानते हैं कि महिलाओं को क्या है, वन थर्ड रिजर्वेशन दी जाएगी, उसमें भी ध्यान रखिए। अब देखिए, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्य देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। योग्यता में क्या होनी चाहिए, पहली तो क्या होना है कि उनकी जो न्यूनतम एज है वो 30 ईयर होनी चाहिए। 30 ईयर से अगर कोई ज्यादा है, एज मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर होनी चाहिए। अगर 30 ईयर से कोई भी ज्यादा व्यक्ति है तो वो क्या था, राज्यसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। अब राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, कल देखिए आपको राष्ट्रपति का चुनाव बताया था, जिसको आपको बताते कि आनुपातिक सिस्टम जिसको कहते हैं, आनुपातिक प्रणाली के माध्यम से चुनाव होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनका भी चुनाव ऐसे होते हैं। ठीक है, उनका भी चुनाव क्या होगा, इस विधि से होता है जैसे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उस विधि से क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव। अब राज्यसभा के चुनाव पहले तो कितने उम्र होनी चाहिए। दूसरा होता है कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, और क्या होता है किसी लाभ के पद पर ना हो। ऐसे कोई भी व्यक्ति है तो वो राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के उनके पास क्या होता है, योग्यता होती है। धन्यवाद। अब राज्यसभा के कार्यकाल कितने होते हैं, सदस्य के कार्यकाल होते हैं, टेन्योर कितनी होती है। एक जो सदस्य होता है उनके कार्यकाल कितने, 6 ईयर के होते हैं। देखिए, लोकसभा के 5 साल होते हैं और राज्यसभा के जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। 6 ईयर क्या होता है, उनके टेन्योर होते हैं, कार्यकाल होते हैं। और 6 साल के बाद क्या होता है, उसी सीट पर दोबारा इलेक्शन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति 3 साल कार्यकाल कर लिया और किसी कारण से रिजाइन दे दिया या इस्तीफा दे दिया या मृत्यु हो गया या किसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया, तो देखिए ये जो सीट होगा, मान लीजिए इस सीट संख्या ये है, तो ये वाले जो सीट संख्या में जो दोबारा इलेक्शन होगा ना, वो 6 साल के लिए नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इलेक्शन होगा वो 3 साल के लिए होगा। ये तो टेक्निकल मैटर है, इसको समझिएगा। अगर कोई राज्यसभा के सदस्य किसी जगह किसी राज्य से चुनाव जीतता है और बीच में ही क्या तो ड्रॉप कर देता है अपने सीट, तो उस पर जो बाई इलेक्शन होगा, जिसको उपचुनाव कहा जाता है, उस उपचुनाव में जितने साल बचा रहेगा उतने साल के लिए ही उपचुनाव होगा, ना कि 6 साल के लिए। लेकिन सदस्य की जो नॉर्मल सदस्य होगा उनकी कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन बीच में अगर कोई व्यक्ति छोड़ दे जाता है तो उनका कार्यकाल क्या होता है, जितने 6 साल के लिए जो रहेगा तो जो समय, उस समय के अनुसार ही होगा। अगर 4 साल में छोड़ते तो 2 साल के लिए होगा, और 1 साल में छोड़ते तो 5 साल के लिए होगा। इस तरह से इसको ये जो टेक्निकल है इसको ध्यान दीजिएगा कि जब जिस व्यक्ति ने जिस कितने साल के बाद उस पद को छोड़ा है, उसके अनुसार क्या होगा, 6 साल के हिसाब से देखा जाएगा कि कितने साल रह गया है, उसी के अनुसार से अगला चुनाव जो होगा, उपचुनाव बाई इलेक्शन, सदस्य उतने साल के लिए क्या होगा, राज्यसभा के मेंबर बनेंगे। राज्यसभा के क्या बनेंगे, मेंबर बनेंगे। इसको अब देखिए, राज्यसभा में एक बात ध्यान देना, राज्यसभा में जो उनके सभापति होता है या चेयरमैन होते हैं, वो हमारे देश के हमेशा जो उपराष्ट्रपति होंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति जो हमारे देश में, उपराष्ट्रपति के कोई कार्य नहीं होते। अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के क्या कार्य है, तो कोई कार्य नहीं। उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई कार्य नहीं, तो लेकिन उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होते हैं, जो
राज्यसभा होते हैं उसके चेयरमैन। पर आपसे पूछा था कि हमारे राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति। तो राज्यसभा के चेयरमैन या सभापति क्या होंगे, हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होंगे वो होंगे। कौन होंगे, उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इस समय आप लोग जानते हैं जो जगदीप धनखड़ है, तो वो क्या होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और क्या है, राज्यसभा के प्रेसिडेंट कह सकते हैं, या राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन। जो भी भारत के होंगे वो, देखिए राज्य सभा आपको पता है कि यहाँ पे विद्वान लोगों का सदन है, या ऐसे लोगों का सदन है जो डायरेक्ट चुनाव जीत के नहीं आ पाते। अब ये जो एक बार से एक सवाल पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पद है या जिनके अध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते। जैसे मान लेते हैं आप किसी परिवार में रहते हैं, आप उस परिवार के सदस्य होंगे, अभी उस परिवार में रहते होंगे, लेकिन हमारा जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वो खुद क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जिनके सभापति क्या होते हैं, उस सभा के क्या होते हैं, मेंबर नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए कि राज्यसभा के जो सदस्य है, यानी सभापति है, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, राज्यसभा के सभापति के कार्य को करते हैं। राज्यसभा के सभापति के कार्य को करने का काम ये करते हैं। धन्यवाद। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि राज्यसभा के कुछ कार्य, विशेष कार्य होते हैं। कि राज्यसभा क्या होता है, इसी कुछ शक्तियां होती है जो लोकसभा के पास नहीं होती है। दो आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, एक आर्टिकल 249 और एक आर्टिकल 312। इन दोनों आर्टिकल में कुछ बातें बताई गई है जो केवल राज्यसभा ही कर सकती है, लोकसभा इसमें कोई हस्तक्षेप ज्यादा नहीं कर सकती है। इसको समझते हैं। देखिए आर्टिकल 249 में क्या है, अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय में, देखिए अभी बताऊंगे, तीन सूचियां होते हैं, यानी शेड्यूल होते हैं। उनमें जो राज्यसभा लिस्ट होते हैं, जो राज्य सूची होते हैं, उनमें कानून बना सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, मतलब कानून बना सकते हैं। ये केवल राज्यसभा को क्या है, अधिकार दीजिए। दूसरा है आर्टिकल 312 के अनुसार जो अखिल भारतीय सर्विसेज होता है, ऑल इंडिया जो सर्विसेज होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया जो सर्विसेज होता है, इसका गठन कर सकते हैं। इसको, इसकी संख्या को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, इनको और भी नए नए सर्विसेज इसमें ऐड कर सकते हैं। तो और अधिक के जो सर्विसेज होते हैं उनको ऐड। अब बताइए कि ऑल इंडिया सर्विसेज होता क्या है, जिसको अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। देखिए भारत में वर्तमान में तीन ऐसे सेवा है जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। आप लोगों ने अगर सुना भी होगा, उसमें एक का नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको IAS कहते हैं। दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस कहा जाता है, और एक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये जो तीन सर्विसेज है ना, इसको ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके जो सदस्य होते हैं ना, इनको जो चुनाव करते हैं या इनका जो चयन करते हैं, वो UPSC के माध्यम से चुनाव होता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से इसका चयन होता है। संघ लोकसेवा आयोग के माध्यम से इसका चयन होता है। लेकिन ये जो अपना कार्य करते हैं ना, अलग अलग के स्टेट में, राज्य में कार्य करते हैं। जैसे उत्तराखंड में देखिएगा आप, बहुत सारे IAS ऑफिसर देखिएगा जो उत्तराखंड के नहीं है, फिर भी क्या है, उत्तराखंड में सर्विसेज दे रहे हैं। या उत्तराखंड में बहुत सारे लोग होंगे जो उत्तराखंड के निवासी IAS PCS बने हैं, और वो बाहर दूसरे राज्यों में सेवा दे रहे हैं। IPS में भी होता है, जो पुलिस सर्विसेज होता है। और इंडिया फॉरेस्ट सर्विस जो होता है, जो वन सेवा होता है, इनके जो भी अधिकारी होते हैं वो भी अलग अलग जगह से आ सकते हैं।
तो ये अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज करते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज की संख्या को बढ़ाना घटाना, उसमें सदस्यों की क्या होगा, तो इस विषय पे भी क्या था, आर्टिकल 312 के माध्यम से क्या होता है, स्टेट जो राज्यसभा होता है वो कानून बना सकते हैं, राज्यसभा क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। उसको ध्यान रखें, ये दो विशेष शक्तियां होती है राज्यसभा के बाद। ये जो क्या होता है, दो विशेष शक्तियां होती है जो राज्यसभा क्या होता है अपने कानून अपने माध्यम से इसको लागू कर सकते हैं, यानी विशेष कानून अधिकार होता है। तो ये दोनों को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, ऑल इंडिया सर्विसेज और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्यसभा के सदस्य के पास है। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा का क्या काम होते हैं। क्योंकि लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस। अभी बता कि आर्टिकल 81 में क्या था, लोकसभा का उल्लेख है। इसको लोअर हाउस कहते हैं, निचला सदन या लोअर हाउस कहते हैं, और इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, प्रत्येक 5 साल बाद इसका डिसोल्व हो जाता है, एवरी 5 ईयर, आफ्टर एवरी 5 ईयर डिसोल्व इन लोकसभा, यानी प्रत्येक 5 साल के बाद लोकसभा भंग हो जाती है और उसका क्या था, फिर से गठन हो। अभी देखिएगा 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, जिसमें क्या लोग प्रत्यक्ष रूप से उसमें चुने थे और उसमें डिजोल्व के बाद उसको खत्म। देखिए, अगर लोकसभा का भंग हो जाता है, किसी कारण से चुनाव अगर नहीं होता है, तो जिस दिन डिजोल्व होता है उसके 6 महीने के भीतर क्या होता है, चुनाव करना जरूरी होता है। तो मैक्सिमम क्या होता है, 6 महीने तक इसको डिजोल्व रखा जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत क्या होता है, उनका फिर से इलेक्शन करवाया जाता है। लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 550 सदस्य, यानी 530 सदस्य क्या होता है, हमारे स्टेट से चुन के आएंगे, यानी राज्य से चुन के आते हैं, और 20 सदस्य जो होते हैं वो यूपी से चुन के आते हैं। उत्तराखंड में कितने सदस्य हैं, उत्तराखंड में लोकसभा के आपके 5 है, और लोकसभा के कितने हैं, 5 है, और राज्यसभा के कितने हैं, 3 है। सबसे ज्यादा लोकसभा के सीटें कहाँ पे हैं, यूपी में है। यूपी में कितना है, 80 लोकसभा के सीटें, क्या लोकसभा सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यूपी में है, 80 है। और उत्तराखंड में कितना है, 5 लोकसभा के सीटें हैं और 3 राज्यसभा के सीटें। देखिए कौन कौन सा 5 है, अब लोग जानते हैं, हरिद्वार एक नंबर 1 पे है, दूसरा है टिहरी हो गया, तीसरा हो गया पौड़ी हो गया, चौथा अल्मोड़ा हो गया, और 5वां क्या होता है, नैनीताल और उधमसिंह नगर मिला के 5वां लोकसभा के सीट होते हैं। तो अब लोग जानते हैं कि अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्ति क्या होता है, युवक चुन के गए हैं। तो ये क्या होता है, आपके लोकसभा के चुनाव होता है। और लोकसभा के चुनाव में क्या होता है, जनता डायरेक्ट क्या होता है, जो भी उम्मीदवार होते हैं उनको वोट करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका जो चुनाव होता है ना, उसको क्या है, अनुपातिक चुनाव नहीं करते, इसको कहते हैं पोस्ट फास्ट पोस्ट चुनाव कहा जाता है। कि जितने भी लोग खड़े होते हैं उनमें से जो एक व्यक्ति को जब से जिसको ज्यादा सीटें वोट मिलती है, उन्हीं को क्या होता है, विजय घोषित करते हैं। मतलब 10 व्यक्ति खड़े हो गए हैं, 10 में से किसी को भी अगर एक व्यक्ति को अगर सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, उसी को विजय घोषित कर दिया जाता है। तो ये होता है। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो चुनाव हुआ है वो 543 पदों पर चुनाव हुआ है। इसमें 13 क्या है, केंद्र सरकार के हैं, केंद्र शासित के हैं, और 530 क्या है, राज्य के हैं। तो वर्तमान में जो चुनाव हुआ है वो क्या है, 543 पोस्ट के चुनाव हुआ है। जो हमारे इस समय के जो 18वीं लोग, देखिए वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वो कौन सा लोकसभा का चुनाव है, वो 18वीं लोकसभा के चुनाव है। तो इसमें कितने हैं, 543 मेंबर इसमें चुन के आए हैं, और इसमें से 530 जो मेंबर है वो स्टेट से चुन के आए हैं, और 13 जो मेंबर है वो आपके राज्य केंद्र शासित राज्य से चुन के आया है, यानी यूनियन टेरिटरी से चुन के आए हैं। हाँ जी, जैसे दिल्ली में आप लोग जानते हैं 60 सीटें हैं, इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, चंडीगढ़ में है, लक्षद्वीप में है, इनको मिलाकर 13 सीट इसमें है। अब ये लोकसभा के सदस्य अगर बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा के सदस्य बनना है तो उनके लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए। कितनी साल होनी चाहिए, 25 साल। लोकसभा की जो आयु होती है वो क्या है, 25 साल उनकी आयु होनी चाहिए। तो अगर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, तो ये सवाल क्या था, किताबों में नहीं मिलती है, तो ये ऐसे ट्रिक वाला क्वेश्चन पूछ लेता है।
देखिए, जब लोकसभा के सदस्य को चुनने की योग्यता जो उम्र होती है, तो वो क्या होता है, मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 साल होती है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए कितना बताया था, राष्ट्रपति के लिए आपको 35 साल बताया था। राज्यसभा के लिए कितना बताया था, राज्यसभा के लिए 30 साल के लिए। लेकिन मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, और लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। कितनी साल होनी चाहिए, 25। तो न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए, पहली बात। फिर पागल दिवालिया ना हो। उसके बाद क्या होगा, जो लाभ के पद पर ना हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या था, लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल की है। 5 साल के बाद ये डिजोल्व हो, 5 साल के बाद क्या होता है, ये भंग हो जाता है। अब ये अब लोकसभा बन चुका है। अब लोकसभा के कुछ शक्तियां देख लेते हैं कि लोकसभा के पास शक्तियां क्या होती है, पावर्स क्या होती है। मेन खेल तो क्या होता है, पावर्स का खेल होता है। ये पहला एक बार समझ लेगा। एक होता है ज्वाइंट सेशन, जिसको संयुक्त अधिवेशन कहते हैं या संयुक्त बैठक कहते हैं। अभी आप लोगों ने को बताया था कि अभी 2023 में ये घटना हुई थी, संयुक्त अधिवेशन। देखिए, इसका उल्लेख कहा गया है, आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख किया गया है। ज्वाइंट सेशन में क्या होता है, ज्वाइंट सेशन, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो एक साथ क्या होता है, बैठते हैं और किसी विधेयक पर या बिल पर चर्चा करते हैं और फिर उसको पास करते हैं। अब बताइए, ज्वाइंट सेशन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, ज्वाइंट सेशन की आवश्यकता क्यों होती है, पहले समझ लीजिए। जब क्या होता है, किसी बिल पर या किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो, यानी दोनों हाउस में क्या होता है, उसमें डिफरेंसेस हो, उसमें अंतर हो, तभी क्या होता है, राष्ट्रपति के अनुशंसा के आधार में, राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर क्या होता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। इसके आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर ज्वाइंट सेशन, देखिए देखिए, ज्वाइंट सेशन, देखिए मतभेद होनी चाहिए तभी होगा। और ज्वाइंट सेशन के जो अध्यक्ष करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, ज्वाइंट सेशन का जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो ज्वाइंट सेशन के क्या होंगे, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। इस समय आप लोग जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होंगे वो ज्वाइंट सेशन के क्या होंगे, वो अध्यक्षता करेंगे। तो ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा। ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाता है, जब किसी विधेयक या बिल पर दोनों सदन सहमत नहीं हो पाते, यानी मतभेद हो जाता है, तब ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है। और ज्वाइंट सेशन का उल्लेख कहाँ किया गया था, आर्टिकल 105 में 8 में किया गया है। ठीक है। और इसको बुलाते कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए, राज्यसभा के सदस्य के अध्यक्ष क्यों नहीं करते हैं, कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना, वो तो सदन के सदस्य होते ही नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे। इसको ध्यान रखिए। दूसरी होती है लोकसभा की जो दूसरी जो शक्ति होती है वो होता है आपके मनी बिल पर, जिसको आपको धन विधेयक का नाम सुने होंगे आप लोग। अभी इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो जो धन विधेयक होते हैं ना, उस पर जो लोकसभा के पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती है। जो हमारे यहाँ पे बिल होता है, आपको पता है कि बिल क्या होता है, कल आपको बताया था कि बिल क्या होता है, एक मसौदा होता है जो दोनों हाउस में उसको चर्चा करते हैं, बाद में उसमें राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, उसे कानून में। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे मनी बिल, बिल क्या, देखिए बिल अगर हम लोग देखें तो लगभग 4 प्रकार के बिल होते हैं। पहले समझिए बिल क्या हुआ, तो 4 प्रकार के कौन होते हैं। एक होता है जनरल बिल होता है, एक होता है आपका क्या होता है, जिसको फाइनेंशियल बिल कहते हैं, एक होता है आपका मनी बिल होता है, और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, जो संविधान संशोधन विधेयक जिसे कहा है। तो 4 प्रकार के क्या होते हैं यहाँ पे बिल, बिल मतलब विधेयक होते हैं। 4 प्रकार के क्या होता है, विधेयक होता है, याद रखिएगा। पहला होता है जनरल विधेयक, जिसको आप कह सकते हो जनरल बिल कहते हैं। दूसरा आपको क्या होता है, वित्त, वित्त मतलब फाइनेंशियल बिल जिसे कहा जाता है। तीसरा होता है मनी बिल होता है, और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। 4 प्रकार के बिल हमारे सदन में रखी जाती है। उसमें से
एक जो बिल होता है जो लोकसभा को जो विशेषाधिकार जिसको प्राप्त है वो होता है आपका मनी बिल। अब ये मनी बिल होता क्या है पहले इसको जान लेते हैं। पहले देखिए मनी बिल का उल्लेख हमारे जो संविधान है उसमें 110 में किया गया, आर्टिकल 110 में किया गया है। तो अनुच्छेद 110 में क्या होता है मनी बिल के बारे में। अब मनी बिल में होता क्या है, मनी बिल में जो गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है जो टैक्सेस होता है जो कर होते हैं उसको कर को घटाना बढ़ाना, किस पर कितना टैक्सेस लगाया जाएगा, उसमें जो रेवेन्यू होगा उसे कैसे कलेक्ट किया जाएगा, तो उनके बारे में क्या होता है उसको मेंशन किया जाता है। तो किसके बारे में होता है, टैक्स के बारे में होता है, करों के बारे में इसका उल्लेख किया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मनी बिल कौन सा बिल मनी बिल होगा, इन चार देखिए ये चार बिल आपको बताएगा, इनमें से कौन सा बिल मनी बिल होगा ये डिसाइड कौन करेगा, ये भी तो होता कि बिल चार प्रकार के हैं, तो डिसाइड कौन करेगा कि ये मनी बिल है, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनी बिल का डिसाइड कौन करता है तो वो कौन करता है, लोकसभा में। तो पहला है आपका धन विधेयक, इसके बाद लोकसभा के पास विशेष अधिकार होता है, इसको मनी बिल कहा जाता है। इसका उल्लेख कहाँ पे है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 110 में, इसका उल्लेख है, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निर्धारण कौन करेंगे, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है इसका डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है। मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है। देखिए राज्यसभा में मनी बिल को नहीं रखा जा सकता, केवल राज्य लोकसभा में ही मनी बिल होता है। मनी बिल में किस चीजों के बारे में बात की जाती है, कर के बारे में बात की जाती है, जो टैक्स होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। हाँ जी, टैक्स के बारे में बात की जाती है। और ये हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट की जाएगी, लोकसभा में यानी लोअर हाउस में प्रेजेंट की जाएगी। और किसके अनुमति से प्रेजेंट की जाएगी, और ये अनुमति कौन देंगे, राष्ट्रपति। जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो क्या होंगे, मनी बिल को क्या कर सकते हैं, उसको सदन में यानी लोकसभा में रखने के लिए अनुमति प्रदान करेंगे, परमिशन। देखिए कल आप लोगों को एक शब्द बताया था कि जो हमारे जो विधेयक होते हैं यानी जो बिल होते हैं, राष्ट्रपति उसमें तीन काम कर सकते हैं, या तो बिल को साइन कर दे, या बिल को लौटा दे, या बिल को अपने पास रख दे। लेकिन राष्ट्रपति क्या था, मनी बिल को अपने कभी भी अपने पास रख नहीं सकते, ना उसको लौटा सकते। जब भी मनी बिल बनेगा यानी धन विधेयक जब भी बनेगा यानी संसद से पास होगा तो जो राष्ट्रपति होगा उसको कंपलसरी होगा कि उसकी साइन कर दे, क्योंकि इसमें टैक्स के बारे में ना, अगर इस बिल को अगर दबा के रखा जाएंगे तो फिर हम जनता से यानी जो सरकार होती है वो जनता से टैक्स कैसे वसूल करेगी। और दूसरी बात होता है इसमें जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा क्या होता है, मनी बिल को ओनली 14 डेज तक क्या होता है रोक सकते हैं। राज्यसभा जो मनी बिल होता है ओनली 14 डेज तक क्या होता है इसको रोक के रख सकता है। और राज्यसभा अगर कोई भी इसमें संशोधन करता है तो लोकसभा उसे माने ना माने उस लोकसभा पर निर्भर करता है। मान लेते राज्यसभा उसमें क्या होता है दो अमेंडमेंट कर दिया, तो हमारे जो लोकसभा होते हैं तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो इस अमेंडमेंट को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। वो लोकसभा को क्या विशेष अधिकार होता है धन विधेयक का। धन विधेयक पर क्या होता है, लोकसभा का विशेष अधिकार होता है, इसको भी ध्यान रखिए। तो ये मनी बिल के बारे में सब आर्टिकल बता देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बिल जो और तीन है उसको आपको बता दूंगा, फिर भी यहाँ पे एक तो लोकसभा की जो शक्ति है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तीसरा होता है कि जो सरकार बनती है यानी प्रधानमंत्री और जो मंत्री बनती है वो क्या होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो मंत्री परिषद बनता है या मंत्रिमंडल बनता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। आप देखिएगा लोकसभा में अगर बहुमत में देखिए, आपको पता है कि ना हमारे इसमें 543 लोग चुन के आए हैं, तो देखिए इसमें बहुमत के लिए कितना चाहिए, 272 सदस्य चाहिए होता है। यानी इसमें क्या होता है 50% प्लस 1 वोट की आवश्यकता होती है। लोकसभा में अगर आपको सत्ता चाहिए होता है, शासन में अगर आपको बहुमत चाहिए होता है तो 50% प्लस 1 वोट की आवश्यकता होती है। जो सदस्य कितने होने चाहिए, 272 सदस्य होंगे। जिस पार्टी या जिस गठबंधन के पास
272 सदस्य हो जाएगा लोकसभा में, उसके मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार उनकी बनेगी, सरकार उस पार्टी की बनेगी। तो सरकार बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए कितना चाहिए, 272 सदस्य की आवश्यकता होती है। इसको 50% प्लस वन वोट कहते हैं। तो मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के। राज्यसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी नहीं होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मंत्री या कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो पूरे मंत्रिमंडल को रिजाइन करना पड़ेगा या बर्खास्त हो जाएगा। समझिएगा, केवल एक मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अगर कभी कभी भी अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए